चल दे। आज हम लोग कक्षा 7वीं का पहला पाठ देखेंगे, सजीव सृष्टि अनुकूलन और वर्गीकरण। सजीव में विविधता। हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सजीव पाए जाते हैं और इनमें सजीवों में विविधता पाई जाती है। ये विविधता किस कारण होती है? अभी आपको मालूम होगा कि प्राणी और वनस्पति ये दोनों सजीव में आते हैं। तो वनस्पतियों में हम लोगों ने विविधता कैसे पाई जाती है? कुछ रंग के आधार पर, किसी में फूल लगते हैं, किसी में फूल नहीं लगते हैं, किसी में कोई वनस्पति झाड़ी झूड़ है, वृक्ष है, कोई लता है, कोई तना है, कोई 1 वर्षीय है, कोई द्विवर्षीय है, कोई जल में पाई जाती है, कोई बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती है, कोई मरुस्थल में पाई जाती है। वैसे ही प्राणियों में भी जो है विविधता पाई जाती है। कैसे प्राणियों में? कुछ प्राणी एक कोशीय होते हैं तो कुछ प्राणी बहुकोशीय होते हैं। कुछ प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है, किसी में मेरुदंड नहीं पाया जाता है। कुछ प्राणी अब रहने के स्थान के अनुसार भी, कुछ प्राणी थलचर है, कुछ जलचर है, कुछ उभयचर है, कुछ वायवीय है, हवा में रहने वाले हैं। उसी प्रकार प्रजनन के आधार पर भी विविधता पाई जाती है। कुछ प्राणी अंडे देते हैं तो अंडज है, कुछ बच्चे जन्म देते हैं तो बीजारायुज कहलाते हैं। तो ऐसे प्राणियों में विविधता पाई जाती है। ये विविधता उनके कारण क्यों, कैसे आई उनमें? तो कुछ प्राणी जो है सजीव जिस परिसर में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसके साथ वो अपने आप को समन्वय स्थापित करता है, यानी वहाँ पर जीने के लिए अपने आप में उसमें परिवर्तन लाता है। उसके शरीर के अंगों में, उसके जीवन यापन की पद्धति में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम लोग अनुकूलन कहते हैं। तो ये सजीवों में अनुकूलन कैसे हुआ? तो हम लोग अब पहले वनस्पतियों में देखेंगे, फिर प्राणियों में देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग जलीय वनस्पति। जलीय वनस्पतियों में, तो जलीय वनस्पतियों में अनुकूलन। अब जलीय वनस्पति में कौन कौन आता है? सबसे पहले कमल, मोटाक्षर का जलकुंभी, हाइड्रिला, वेल्सनेरिया, ऐसी कई जो है जलीय वनस्पतियां हैं। हम सबसे पहले कमल वनस्पति लेते हैं कि कमल वनस्पति कैसे जल में रहने के लिए अनुकूल है। आपने देखा होगा कमल वनस्पतियों का जो तना, अब कमल वनस्पति जल में रहने के लिए कैसे अनुकूल है? कमल वनस्पति में जो तना पाया जाता है वो पतला, लचीला, हरा होता है, जिसके कारण पानी के बहाव को आसानी से सहन कर सकता है। इस तने को यदि देखा जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे अवकाश पाए जाते हैं जिसमें हवा भरी होती है, जिसके कारण हवा भरी होने के कारण तना जो है लचीला होता है और पानी के बहाव में आसानी से इधर से उधर घूम सकता है, टूटता नहीं है। उसी प्रकार कमल वनस्पतियों में जो पत्ती होती है, इस प्रकार आपने देखी होगी कमल वनस्पतियों में पत्ती, उसमें पानी जो है पानी में रहती है। पानी जो उसके ऊपर बूंद यदि गिरता है तो वो ठहरता नहीं है, गिर जाता है। यानी पानी पत्ती कैसी होती है? चौड़ी होती है। चौड़ी होने के कारण साथ ही साथ इसके पत्ती के ऊपर नीचे भाग में मोम जैसी परत बिछी होती है। मोम जैसी परत बिछी होने के कारण क्या होता है, इसमें पानी ठहरने नहीं पाता और पानी में ये पूरे 24 घंटा यानी पूरा जीवन ही इसका पानी में गुजरता है, फिर भी पत्ती जो है पानी में सड़ने नहीं पाती है, पानी की बूंद इसके ऊपर ठहरती नहीं है। और चूंकि ये पानी में ही रहता है इसलिए इस वनस्पतियों में जड़ें जो है बहुत ही छोटी होती है या नहीं भी होती है, और वो भी गहराई में होती है, जिसके कारण उस तने को, कमल के पौधे को जो है पानी में अच्छी तरह से टिका कर रखती है। तो ये कमल की वनस्पतियों में पाए जाने वाला अनुकूलन है। अब हम लोग उसके बाद दूसरी वनस्पति देखते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है? नहीं दिख सकता, पिछले की नहीं दिख सकता। बिना समय
हे नसावं. की नाही दिसत. मरुस्थलीय वनस्पति में कौन आता है? नागफनी. घृत कुमारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोवेरा. ये है मरुस्थलीय वनस्पति. कैक्टस जो होता है, जितने भी कैक्टस जो विविध प्रकार के कैक्टस पाए जाते हैं, इसमें कांटे पाए जाते हैं. तो मरुस्थलीय वनस्पति आप लोगों ने देखा होगा. नागफनी हम लोग जानते हैं इस प्रकार. पानी में इसको, अब यहाँ पर पानी तो मिलता नहीं है. मरुस्थलीय वनस्पति कैसा है? जहाँ पर बहुत ही गर्मी रहती है, पानी की एक बूंद वहाँ दिखाई नहीं देती है. तो ऐसी वनस्पतियों में क्या होता है? जड़ें जो है खूब विकसित होती है और अंदर गहराई में जाकर अपनी वनस्पतियों के लिए पानी लेकर आती है. ये तो हुआ जड़ों के बारे में. अब इसमें जो तना होता है, ये तना नहीं होता है. तना किस में बदल जाता है? पत्तियों में बदल जाता है. ये पत्ती नहीं है, ये तना है, लेकिन किस में बदल गया है? पत्ती में. और ये पत्ती कैसी होती है? गूदेदार, मांसल और हरी होती है. गूदेदार होने के कारण इसके अंदर पानी जो है संग्रहित होता है. अब इसमें पत्तियां, मतलब तना बदल गया पत्ती में और पत्ती बदल जाती है कांटों में. पत्तियों का कार्य सबको मालूम है, पानी को विसर्जन करना, पानी को बाहर निकालना. तो वहाँ पर तो पानी नहीं है और पत्तियां रहेंगी तो और पानी बाहर निकालेंगी, इसलिए पत्तियां क्या हो जाती है? कांटों में बदल जाती है. कांटों में बदलने के कारण जो है पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है. ऐसी इसमें सुविधाएं पाई जाती है. अब जड़ें देख लिया हमने, तना देख लिया, हरा गूदेदार होता है, मांसल होता है, इसमें पानी संचित होता है. पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती है, इसके कारण वाष्पोत्सर्जन होने की क्रिया नहीं होती है. तो मरुस्थलीय वनस्पति उस जगह पर रहने के लिए अपने आप को क्या करती है? अनुकूलित कर लेती है. ये तो हुआ हमारी टाइम. मरुस्थलीय वनस्पतियां जो है इस प्रकार अपने में अनुकूलन कर लेती है. दूसरा है, अब आप लोगों ने देखा होगा वन, सदाबहार वन. सदाबहार वन, इनमें पाए जाने वाला अनुकूलन. अब जंगल में हम लोग क्या झाड़ लगाने गए थे क्या? नहीं. तो जंगलों में जो है झाड़ क्या होते हैं? अपने आप वहाँ पर वनस्पतियों में फल लगते हैं. फल जो परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें से बीज बाहर निकलते हैं और वो फट जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं और वही बीज फिर अंकुरित होते हैं. उसमें से कुछ क्या होते हैं? अब वहाँ पर भी जीने के लिए उनमें क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है. प्रतिस्पर्धा होने के कारण क्या हो जाता है? उसमें पानी के लिए, हवा के लिए, जमीन के लिए उसमें प्रतिस्पर्धाएं होती है. इसके कारण जो वनस्पति मजबूत होती है वो क्या होती है? लंबे रूप में निकल जाती है पानी के लिए और क्या बन जाती है? वृक्ष के रूप में बदल जाती है. कुछ जो थोड़ी कमज़ोर होगी वो झाड़ियों के रूप में बदल जाती है. कुछ और छोटी छोटी घास में बदल जाती है. और ऐसी कुछ वनस्पतियां होती है जो लताओं के रूप में आगे बढ़ती है. अब ये लताएं जो है तनों का सहारा लेकर आगे जाती है. ये लताओं में इस प्रकार की एक रचना बाहर निकलती है, स्प्रिंग जैसी है, कमानी जैसी. इसको क्या कहते हैं? लता तंतु. ये आधार का सहारा लेकर आगे की ओर बढ़ती है. ये सदाबहार वनों में अनुकूलन पाया जाता है, जिसमें सारे वनस्पतियां और आती है. अब उसके बाद है बर्फीले प्रदेश में, यानी हिम प्रदेशों में, बर्फीले प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पतियों में अनुकूलन. अब बर्फीले प्रदेशों में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? चीड़ या पाइन, देवदार, ये वनस्पतियां वहां पर पाई जाती है. अब बर्फीले प्रदेश में रहने के लिए उनमें क्या अनुकूलता होती है? उनकी जो है इस प्रकार शंकुआकार वनस्पति रहती है, जिसके कारण वहाँ पर लगातार बर्फ गिरती रहती है. और ये बर्फ गिरने के कारण भी जो है इसमें बर्फ ठहरने नहीं पाती. जैसे यहाँ यदि बर्फ गिरी तो ये बर्फ क्या होता है? इस प्रकार नुकीली इसमें शाखाएं होती है. ये शाखाओं के कारण ये बर्फ जो है नीचे की ओर गिर जाता है. तो इस प्रकार जो है शंकुआकार यहाँ पर इसमें ये वहाँ की वनस्पतियों में परिवर्तन होता है.
तो चीड़ और देवदार ऐसी वनस्पति है जो बर्फीले प्रदेश में पाई जाती है। शंक्वाकार होने के कारण इसमें जो है बर्फ आसानी से नीचे गिर जाता है, और साथ ही साथ ये कैसी होती है, नुकीली होती है, और उसके तने जो है मजबूत होते हैं, जिसके कारण वो बर्फीले में आसानी से रहने के लिए अनुकूल होता है। तो हमने आज कौन कौन सा अनुकूलन देखा। सबसे पहला देखा जलीय वनस्पतियों में पाई जाने वाले अनुकूलन की, वो जल में रहने के लिए कैसे अनुकूलित है। फिर उसके बाद देखा हमने मरुस्थलीय प्रदेश में रहने वाली वनस्पतियों में क्या परिवर्तन होता है। देखा कि उसमें तना जो है पत्तियों में बदल गया, पत्तियाँ जो है कांटों में बदल गई, जिसके कारण पानी बाहर नहीं निकलता है। तीसरा हमने देखा बर्फीले प्रदेशों में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, तो वो शंक्वाकार वनस्पतियाँ होती है, जिसके कारण बर्फ उस पर ठहरने नहीं पाता है। फिर बाद में देखा सदाबहार वनों में अनुकूलन पाया जाता है, वो पानी, जमीन और हवा के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, सूर्य प्रकाश के लिए, और वहाँ पर अपने आप बढ़ती चली जाती है। जो लताएं होती हैं उसमें इस प्रकार स्प्रिंग जैसी रचना पाई जाती है, जिसको लता तंतु कहते हैं। ये लता तंतु जो है उसमें पाए जाने वाला अनुकूलन है।